नस्ट एनिटी के इंग्लिश सेक्शन में मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उनमें 6 टाइप्स के क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे, जिनके नाम क्या हैं? एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन होगा कि ये किस टाइप के, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये कोई कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियो नहीं है। लेक्चर्स के लिए हर टॉपिक पे एक अलहदा वीडियो मौजूद है। जिस साइट में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि thecatonline.com, या अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसमें एंटी टेस्ट में इन तमाम की वीडियोस मौजूद हैं और सैम्पल क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आप देखें कि ये एनालॉजीज क्वेश्चन क्या होते हैं। एनालॉजीज क्वेश्चन में वर्ड मीनिंग आपको चाहिए और आपको लॉजिक चाहिए, क्योंकि इसमें एक मेन वर्ड दिया जाता है, जैसे कि ये एक मेन वर्ड पेयर है। इसमें दो वर्ड्स दिए गए हैं और इनके दरमियान में ये कॉलन का साइन मौजूद होता है। आपने इन दोनों वर्ड्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये दोनों वर्ड आपस में किस तरह रिलेटेड है। यही आपने लॉजिक यूज करनी है जो थ्रू आउट क्वेश्चन रहेगी। तो देखें, डॉक्टर और हॉस्पिटल में क्या रिलेशन है कि डॉक्टर इज ए पर्सन एंड हॉस्पिटल इज हिज वर्क प्लेस। तो डॉक्टर जहां काम करता है वो है हॉस्पिटल। तो ये रिलेशन इसमें मौजूद क्या है? पर्सन एंड हिज वर्क प्लेस, ये रिलेशन मौजूद है इन दोनों वर्ड में। तो आपने चॉइसेस में से ये चॉइसेस दिए गए हैं, जैसे ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है। आपने इन ऑप्शन में से वो वर्ड पेयर चूज करना है जो कि इस तरह का रिलेशन रखता हो, यानी कि एक साइड पे पर्सन हो लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उसकी वर्क प्लेस हो। तो देखें, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर बेशक एक पर्सन हो सकता है, लेकिन वो क्रिकेट में काम नहीं करता। क्रिकेट इज नॉट ए वर्क प्लेस। स्पेक्टेटर क्रिकेट देख तो रहा है, देखने जाता है या वहां बैठा हुआ देख रहा है, लेकिन वो उसकी वर्क प्लेस नहीं है। तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। डियर फॉर्म, डियर फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्या वो उनकी वर्क प्लेस है? नो। प्रोफेसर कॉलेज, यस, प्रोफेसर इज ए पर्सन एंड कॉलेज इज वर्क प्लेस। कॉलेज वर्क प्लेस है जहां प्रोफेसर काम करता है, इसलिए पर्सन एंड इट्स वर्क प्लेस का रिलेशन इसमें नजर आ रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन को देखें, क्रिमिनल एंड जेल, क्या क्रिमिनल जेल में काम करता है? नहीं, जेल में वो बंद होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं बन सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोफेसर एंड कॉलेज। तो इस तरह से बहुत से वर्ड पेयर आपको मेन वर्ड पेयर में नजर आएंगे मुख्तलिफ रिलेशन के तहत। आपने अग, उनका रिलेशन मालूम करना है। जाहिर है, रिलेशन मालूम करने के लिए पहले उनके मीनिंग तो आए ना। अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसके मीनिंग ही नहीं पता, तो आप रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसलिए इसमें आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, यानी कि वोकैबुलरी डेवलप्ड होनी चाहिए आपकी, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग आते हो। फिर आपकी लॉजिक काम करेगी कि उन दोनों में क्या रिलेशन है, और फिर आप वही रिलेशन ऑप्शन में से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी यह है कि वर्ड लिस्ट याद करें आप और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि लॉजिक भी सही प्रॉपर डेवलप हो सके। इसी तरह से एक और एग्जांपल है अवेरी एंड बर्ड्स। अब अवेरी क्या है? ये बर्ड इनक्लोजर यानी कि पिंजरा है। आप ये कह लें कि अवेरी इज द इनक्लोजर वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। बर्ड्स को अवेरी में रखा जाता है, यानी कि ये उनको यहाँ पर, जब आप किसी को एज ए पेट रखते हैं या किसी जू में आप देखते हैं, बर्ड्स को जहां इनक्लोज किया जाता है वो जगह है अवेरी। तो आप देखें कि ये वाला रिलेशन किस में मिलता है? डिक्शनरी, वर्क्स, नो, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। एक्चुअली यहाँ पे वर्ड्स होना चाहिए था, लेकिन वर्ड्स डिक्शनरी में इनक्लोज नहीं होते। सैनिटोरियम एंड नर्सेज, नर्सेज सैनिटोरियम में काम करती हैं, सैनिटोरियम में वो इनक्लोज नहीं की जाती, उन्हें बंद नहीं किया जाता वहां पर। पेंटिंग गैलरी में रखी जाती हैं, लेकिन वहां बंद नहीं की जाती, रखी जाती हैं फॉर डिस्प्ले। बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाती हैं, लेकिन आप ये गौर करें कि ये कोई लिविंग एनिमल नहीं है।
यानी कि कोई लिविंग थिंग नहीं है। नर्स तो फिर भी है, लेकिन वो सैनिटोरियम में बंद नहीं की जाती, वो वहां पर वर्क परफॉर्म करती हैं अपनी ड्यूटीज। लेकिन अगर आप फिश और एक्वेरियम को देखें, तो फिश को एक्वेरियम में इनक्लोज किया जाता है। एक्वेरियम वो प्लेस है जहां फिश को रखा जाता है फॉर डिस्प्ले, या आप घर में रखते हैं उन्हें एज ए पेट कह लें आप सिंपल वर्ड्स में। तो जैसे बर्ड्स को वेरी में रखा जाता है, फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। फिर इसी तरह से एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स में आपको अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को चूज करना होता है। यानी कि एक मेन वर्ड दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्स है, डिस्पर्स मेन वर्ड है। इसके जो मीनिंग है यानी कि बिखर जाना, इसके अपोजिट आपने इन चॉइसेस में से वर्ड चूज करना है। यानी कि डिस्पर्स का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना। और इसमें से देखें प्रोलिफरेशन, ये इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोलिफरेशन का मतलब भी फैल जाने के मीनिंग में आता है, बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाना, बहुत ज्यादा डिफ्यूज कर जाना, फैल जाना। सैचुरेट इसमें नहीं आ सकता। मस्टर जो है वो होता है कलेक्ट कर देना, इकट्ठे कर लेना। तो ये इसलिए ये इसका आंसर बनता है। डिस्पर्स है फैल जाना, मस्टर इकट्ठा हो जाना, एक यूनिटी के तौर पर इकट्ठे कर लेना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मस्टर। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है एंटोनिम का, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी ऑफेंस को नॉर्मलाइज करना, यानी कि मामलात को नॉर्मल स्टेज पर लाना, किसी चीज को कम करना। लेसन, किसी चीज को कम करना, किसी पुरतशद्दुद चीज को कम करना, किसी ऑफेंस को कम करना, मामलात को नॉर्मल स्टेज पे ले आना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एजिटेट करना या बढ़ाना किसी चीज को। तो आप देखिए कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये सी नजर आ रहा है, इंक्रीज। क्योंकि घोस्ट आपको पता है वो मिटिगेट का अपोजिट नहीं हो सकता। मिमिक यानी कि नकल उतारना, मिमिक्री करना, ये ये अपोजिट नहीं है इसका। रिमार्क इसका अपोजिट नहीं है। थियोलॉजिकल मजहब से रिलेटेड, ये भी रिलेटेड नहीं है मिटिगेट से। मिटिगेट कम करना और इंक्रीज करना इसका अपोजिट है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स में आप सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग को चूज करते हैं। जैसे प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब है धकेलना। जैसे कि शिप होते हैं पानी में, जो शिप हैं वो प्रोपेलर की मदद से चलते हैं, यानी कि उनके पीछे फैंस होते हैं जिनके ब्लेड्स होते हैं, वो वाटर को प्रोपेल करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, नतीजे के तौर पर वो आगे की तरफ जाते हैं। तो प्रोपेल का मतलब किसी चीज को धकेलना, किस मकसद के लिए? उसको चलाने के लिए। तो देखें यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ रहा है ड्राइव। जो काम प्रोपेल से लिया जा रहा है वही काम ड्राइव है, तो ये इसका आंसर बनेगा ड्राइव। अब आप देखें इसमें क्या चीज चाहिए। अगेन आपको चाहिए वर्ड मीनिंग। फिर इसमें एक खास चीज होती है, वो एंटोनिम्स में भी जरूरी होती है, सिनोनिम्स में खास तौर पे, फाइन शेड्स ऑफ मीनिंग। यानी कि बाज औकात वर्ड के डायरेक्ट मीनिंग मैच नहीं करते, वो एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन उनके दरमियान कोई ऐसी कॉमन चीज पाई जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ ये इसका मिलता जुलता लफ्ज है। जैसे प्राइड एक लफ्ज है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ लाइंस। वैसे तो गरूर के मीनिंग में भी है, लेकिन कंटेक्स्ट में ये ग्रुप ऑफ लाइंस के लिए भी आ सकता है। तो अब प्राइड, और दूसरे साइड पर आप ले लें कॉन्स्टिलेशंस। अब कॉन्स्टिलेशन क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब कहाँ लाइंस और कहाँ स्टार्स, लेकिन दोनों में क्या चीज कॉमन है कि ये भी ग्रुप है एक और ये भी ग्रुप है, तो ये एक दूसरे का सिनोनिम्स हो सकते हैं। प्राइड इज सिनोनिम ऑफ कॉन्स्टलेशन और कॉन्स्टलेशन इज सिनोनिम ऑफ प्राइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको फाइन शेड ऑफ मीनिंग्स मालूम हो, कि कोई कॉमन एलिमेंट ऐसा है जिसकी वजह से वो वर्ड सेम मीनिंग देता है। ये बहरहाल आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपके लिए ये ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इस वीडियो का मकसद कोई लेक्चर नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी मुख्तसर सी मैंने बात की है, कोई डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं कराना।
डिटेल इंट्रोडक्शन के लिए और मज़ीद इसकी टेक्निक्स के जानने के लिए इसके लिए आपको इसका लेक्चर लेना होगा, जो कि इसी चैनल में या वेबसाइट में मौजूद है। अब देखें कि इस सिनोनिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है मैसिव, यानी कि मास के लिहाज से किसी चीज को बड़ा होना, साइज में कोई चीज बड़ी है, मैसिव हैवी, बड़ी बड़ी सी चीज। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है? क्या लिटिल होगा? नो, लिटिल तो इसका अपोजिट है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और चीज है, मैसिव होना और चीज है। लमसम, यकमुश्त, ये भी नहीं हो सकता। आर्गुमेंट, नो, लेकिन ह्यूज, मैसिव का मतलब क्या है? बहुत बड़ा मास, लार्ज बॉडी। तो ह्यूज का मतलब क्या है? बड़ा, ज्यादा बड़ी चीज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। फिर आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको मजीद टेक्निक्स की जरूरत होती है। मसलन इसमें वर्ड मीनिंग भी चाहिए, क्योंकि आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है उसमें आपको मीनिंग मालूम होंगे तो आप चूज कर सकेंगे कि इस प्लेस पर जो कोई ब्लैंक दिया गया है आपको कंप्लीट करने के लिए, उसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए, क्योंकि वर्ड चॉइस के क्वेश्चन भी होंगे और वर्ड्स मीनिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर फाइन शेड ऑफ मीनिंग्स भी चाहिए, वर्ड चॉइस और कंटेक्चुअल मीनिंग। कंटेक्चुअल मीनिंग ये है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं। मसलन आप ये देखें, पेन। पेन नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लिखने के लिए, राइटिंग डिवाइस है। लेकिन पेन उस जगह को भी कहते हैं जहां एनिमल्स को इनक्लोज किया जाता है, जैसे भेड़ों को रखा जाता है, बकरियों को रखा जाता है, या भैंस या गाय वगैरह को अगर किसी जगह आप बड़ी सी जगह के ऊपर बाउंड्री लगाकर उसके गिर्द और उसमें रखते हैं तो उसको भी पेन कहते हैं। तो आप देखें कि कंटेक्ट मीनिंग क्या है। अगर एनिमल्स की बात हो रही है और उनको रेवड़ की बात हो रही है तो पेन के मीनिंग बदल जाएंगे। पेन के मीनिंग फिर वही जगह होगी जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। तो सेंटेंस कंप्लीशन में जो सिचुएशन आपको दी जाती है उसके मुताबिक आप वर्ड को चूज करते हैं कि यहां पर कौन सा वर्ड आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज हर बेस्ट। अब यहां पर लाजमी तौर पर कोई क्वालिटी आएगी, क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो दूसरों को जो इंस्पायर करना है वो उसकी बेस्ट क्वालिटी है। क्वालिटी कोई चीज होगी जिससे वो इंस्पायर करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड कोई चीज आनी चाहिए। तो आप देखें कि एट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि वो एबिलिटी है उसमें इंस्पायर करने की, जो उसका बेस्ट एट्रीब्यूट है, उसकी खसलत है, उसका करेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर एक्चुअली ए बनता है। लेकिन फिजिबल यहां नहीं आएगा, बेस्ट फिजिबल नो, नो, बेस्ट कोहेरेंस नो, बेस्ट हीनियस नेगेटिव सेंस तो आ ही नहीं सकती यहां पर, बेस्ट रिवाइव नहीं आ सकता। उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी क्वालिटी है कि वो दूसरों को इंस्पायर करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको एक पैसेज मिलता है। नस्ट एडिटी के टेस्ट में खास तौर पर स्मॉल साइज के पैसेजेस होते हैं, लेकिन उनका टॉपिक जो है कोई फिक्स नहीं है कि वो किस टॉपिक से पैसेज होगा। वो किसी साइंस का भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंसेज, बाद वो आर्ट्स का होता है, म्यूजिक का होता है, गेम्स का हो सकता है। यानी कि जो पैसेज आपके सामने आता है वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। फिर स्मॉल टू मीडियम आमतौर पर होता है। नस्ट के टेस्ट में खास तौर पर आजकल स्मॉल पैसेजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी। देखें, ये पैसेज दिया गया, अब आपने करना क्या है कि आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन हर पैसेज से रिलेटेड एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन होते हैं एक ही पैसेज से रिलेटेड। आप पैसेज को पढ़ते हैं और वन बाय वन उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। जैसे इसमें पैसेज क्या है? In prolonged space flight, beside the obvious hazards of meteors, rocky debris, and radiation, astronauts will have to deal with muscle atrophy brought on by weightlessness. Therefore, when they return to Earth, they face a protracted period of weight training to rebuild their strength. वो कह रहा है कि जब स्पेस में एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए फ्लाइट की जाती है तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना सिर्फ वो के मीटियोर से डील करते हैं, रॉकी डेब्रिस, रेडिएशन,
तो लेकिन एस्ट्रोनॉट के साथ एक और प्रॉब्लम होता है, वो क्या है? मसल एट्रोफी, यानी कि उनके मसल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं या वीक हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि वो वेटलेसनेस में होते हैं। वेटलेसनेस की वजह से उन्हें मसल इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़ती है। इसलिए देयरफॉर व्हेन दे रिटर्न टू अर्थ, जब वो अर्थ पर वापस आते हैं, दे फेस ए प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ वेट ट्रेनिंग, तो उन्हें एक प्रोटेक्टेड पीरियड गुजारना होता है जिसमें उनकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसे रीबिल्ड किया जाता है। तो आप देखें क्वेश्चन क्या है, पैसेज हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, कंप्रीहेंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड डेब्रिस? अब यहाँ जो डेब्रिस का लफ्ज है इसके मीनिंग क्या है? डेब्रिस के मीनिंग होते हैं मलबा, यानी कि कोई चीज टूट फूट जाए जो फिर उसके बाद जो कचरा बच जाता है या कचरा जो टूटी फूटी चीजें होती हैं उसे डेब्रिस कहते हैं। देखेंगे आंसर क्या दिए गए हैं, फ्रेगमेंट्स, डिके, बैक्टीरिया, एलियन लाइफ। डिके का मतलब तो जाया होना, डिस्ट्रॉय होना, चीजों का गल सड़ जाना। बैक्टीरिया नहीं हो सकता, एलियन लाइफ नहीं हो सकती, फ्रेगमेंट्स। क्योंकि डेब्रिस क्या होगा कि स्टार्स के जो पीसेस हैं जो डिस्ट्रॉय शुदा हैं वो स्पेस में फिर रहे होते हैं, जस्ट लाइक मीटियोर्स। मीटियोर्स एक बड़ा पीस होता है जो स्पेस के अंदर रैंडमली वॉन्डरिंग कर रहा है, फिर रहा है और वो किसी तरफ मूव कर रहा है। तो जब आप स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो वो उनका सामना करना पड़ता है। कई दफा मीटियोर जमीन से भी टकराते हैं, छोटे साइज के हों तो इतना कोई खतरा नहीं होता। तो अभी तक तो कोई खैर बड़ा मीटियोर ऐसा नहीं है जिसने जमीन को हिट किया हो, बहुत बड़ा जिससे कोई जमीन हिल गई हो। नो, ऐसा नहीं हुआ। मीटियोर अमूमन खला में पाए जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं, पीसेस रॉक्स के और चट्टानों के, वो स्पेस में होते हैं तो उन्हें डेब्रिस कहते हैं। तो जाहिर है अगर आपको डेब्रिस के मीनिंग मालूम है तो आपको फौरन इल्म हो जाएगा कि इसका आंसर फ्रेगमेंट्स है। इसी तरह दूसरा पैसेज देखें, इन सिटीज throughout the country there is a new direction in local campaign coverage. Frequently in local elections journalists are not giving voters enough information to understand the issues and evaluate the candidates. The local news media devotes too much time to scandals and not enough time to policy. कोई कहता है कि इलेक्शन में जो मीडिया का किरदार है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो लोकल इलेक्शन जो शहरों में होते हैं उनमें जर्नलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो ज्यादातर स्कैंडल्स और मुख्तलिफ चीजों को टाइम देते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट्स के बारे में ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं देते ताकि वोटर एवेल्युएट कर सके कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। अब क्वेश्चन क्या है, दिस पैराग्राफ बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट द लोकल न्यूज मीडिया, लोकल न्यूज मीडिया से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? is not doing an adequate job when it comes to covering local campaign. Yes, कि वो अपना जॉब प्रॉपर नहीं कर रहे कि वो लोकल जो कंपेन्स हैं उनको कवर कर सके। अब आप देखें डी में क्या है, हैज नो इंटरेस्ट इन कवरिंग स्टोरीज अबाउट लोकल पॉलिटिक्स। ये खासी हद तक मैच करता है, लेकिन एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है पैसेज में कि वो जॉब प्रॉपर नहीं कर रहे कि वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन वोटर को देंगे ताकि वो कैंडिडेट को वैल्यूएट कर सके। तो एक्चुअली वो इनएडिकेट जॉब कर रहे हैं, वो जॉब को प्रॉपरली नहीं कर रहे। जबकि नो इंटरेस्ट इन कवरिंग स्टोरीज नहीं है, उसने ये बात नहीं की कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे, वो कहता है कि इनफ, देखिए यहाँ पर इनफ इंफॉर्मेशन है, तो हम एडिकेट का लफ्ज लेकर आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फिर सेंटेंस करेक्शन है, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया जाता है जो कि उसमें कोई गलती होती है। आपने चॉइसेस में से या तो करेक्ट सेंटेंस का पार्ट चूज करना होता है या फिर स्पॉट करना होता है कि ये चीज गलत है। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इसमें इसमें ये नहीं हो सकता कि आप स्लैंग्स वगैरह यूज करें या ऐसी इंग्लिश यूज करें जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड तो है लेकिन रॉन्ग है। इसी तरह से आपको क्या चीज चाहिए, आपको प्रॉपरली ग्रामर रिव्यू चाहिए ताकि आप जो चीजें आपको भूल चुकी हैं या आपसे जहन से निकल चुकी हैं वो आपके सामने आ सके। फिर इसमें मेन टॉपिक्स कौन से हैं, आपको थ्रू आउट सारी ग्रामर नहीं चाहिए। ये याद रखें कि सारी ग्रामर तो बहुत बड़ी है,
टेस्ट में अमूमन जो है कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, अगर आप उन्हीं को कवर कर लें तो भी काफ़ी होता है, क्योंकि बाकी ग्रामर से तो आप किसी हद तक अवेयर होते ही हैं। तो मेन टॉपिक्स को जब आप रिव्यू करते हैं तो वो भी साथ ही कवर हो रहे होते हैं। मतलब इसमें टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, वर्ब फॉर्म्स, मॉडिफायर्स, डिक्शन यानी कि वर्ड चॉइस, करेक्ट वर्ड कौन से हैं, फिर है ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और ईडियम्स वगैरह। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर करें तो एक्चुअली आप सारे सेंटेंस करेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कवर कर लेते हैं। मसलन एक एग्जांपल देखें, ही इज़ वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2000। वो कहना क्या चाहता है इसमें कि वो पर्सन जिसकी भी बात कर रहा है ही, कि वो इस कंपनी में सन 2000 से काम कर रहा है। अब अब भी वो काम कर रहा है, क्योंकि देखिए उसकी सेंस क्या है कि वो 2000 से काम कर रहा है, तो वो अब भी कर रहा है। अगर एक पास्ट में काम है और वो प्रेजेंट में भी हो रहा है तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वो होगा हैज बीन वर्किंग, he has been working in the company since 2000। हैज बीन जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट से काम शुरू हुआ है जो आज भी जारी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।